12 आवर की हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस किया था सिल्वर का। तो 12 आवर से ना हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बाकी टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या पी डी एरेज अवेलेबल हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही थी और हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। 8 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास सपोर्ट एरियाज जो अवेलेबल हैं हिस्टोरिकल, उनको हम देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो आपको एक और सपोर्ट मिल जाएगी। तो 8 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने एक एरिया को सपोर्ट बनाया था। कब? यहाँ पे 24 दिसंबर को 10 बजे वाली जो कैंडल थी ना 8 आवर की, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड किया था और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई थी और उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई 28 दिसंबर को। ये मेरे ख्याल से लास्ट कैंडल थी, नहीं उसके बाद 30th भी थी। तो बहरहाल ये ईयर एंड पे समझ लें कि मार्केट रिट्रेस हुई अपने इसी सपोर्ट लेवल तक और उसके बाद यहाँ से मार्केट अभी बुलिश हो रही है। तो हमारे पास 8 आवर के ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, आप तसल्ली से मार्क करें, जितने भी आप मार्क कर सकते हैं। पर मैं अगेन आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट का आ जाना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हमने यहाँ से मार्केट को बाय ही करना है, लेकिन मार्केट इन लेवल से बाय हो सकती है। ठीक है, मतलब कि सपोर्ट लेवल हम मार्क क्यों करते हैं, जिस तरह ये देखें सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया हुआ है और मार्केट ने सपोर्ट बनाया है हमारे पास 26 दिसंबर को। जब ये ऊपर क्लोजिंग आई है हमारे लिए ये एरिया सपोर्ट बन गया है। 26 दिसंबर के बाद 8 घंटे की 5वीं कैंडल जो है वो इसी सपोर्ट एरिया में ट्रेड हुई है। तो 3 कैंडल फिर उसके बाद बुलिश बनी है। उसके बाद फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल इसी सपोर्ट एरिया में ट्रेड की है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बुलिश बनी है। फिर मार्केट ने इसी एरिया में एक कैंडल को ट्रेड किया है और उसके बाद से मार्केट 10-11 कैंडल्स जो हैं वो बुलिश बना चुकी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो एरियाज़, जो फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एरियाज़ हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ट्रीट करते हैं कि इन्हीं एरियाज़ पे हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। और अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा कि ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता और मार्केट दोबारा इससे ऊपर ट्रेड कर जाती है तो हम इसी एरिया को रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट एरियाज़, ये तीनों इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको या फंक्शंस कब समझ में आएंगे? जब आपको एक सिंपल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये करीब तरीन 8 आवर के हमारे पीडीए रेस थे और इसके अलावा अब आप ये देखिए कि मार्केट इस
सपोर्ट एरिया में ट्रेड करने के बाद अब चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी आई एम श्योर आप लोगों ने समझ लिया होगा। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए हमने लोएस्ट कैंडल, लोएस्ट वैल्यू वाली जो रेड कैंडल है वो हमें चाहिए। तो अब देखिए मार्केट ने फर्स्ट टाइम जब टैप किया था इस सपोर्ट एरिया को, तो यहाँ पे टैप किया था। टैप करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इस सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स की बॉडी से मार्केट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है, ग्रीन कैंडल की बॉडी इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और इस लोएस्ट वैल्यू वाली कैंडल से नीचे जाने की कोशिश की, जो कि चली भी गई, यहाँ पे चली गई ना, ये अब लोएस्ट कैंडल ये बन गई। अब जब ये लोएस्ट कैंडल बन गई तो फिर हमने एक्सपेक्ट किया अच्छा अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फिर ये वाली जो रेड कैंडल है अब इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज आ गई तो हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने फिर एक रेड कैंडल बना दी और एक और लोएस्ट वैल्यू की बेरिश कैंडल हमारे पास बन गई ये। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 कैंडल्स लोएस्ट बनी है ना। फर्स्ट टैप के ऊपर ये बनी है, सेकंड टैप के ऊपर ये बन गई और थर्ड टैप के ऊपर ये बन गई। ठीक है, अब ये 3 रेड कैंडल्स की बेसिस के ऊपर हम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे थे। तो अब इस जब ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी से ऊपर, ये लास्ट रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर जब क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, तो हमारे पास ये रेड कैंडल हमारा बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास अब एक सपोर्ट है। तो जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल में आने के बाद आपको एक चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके दे दे तो फिर उसके बाद बुलिशनेस के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। मार्केट जब यहाँ पे आके इसको टैप करके भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना पाई थी तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस सपोर्ट से रिजेक्शन ले ले या इसको भी ब्रेक करके इससे रिजेक्शन ले ले। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट से रिजेक्शन लेनी है। तो अब जब मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना पाई, यहाँ पर दोबारा बनाने की कोशिश की, फिर नहीं बना पाई, फिर यहाँ पे उसने फाइनली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा POI कब बनेगा वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं। तो जब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक एक POI की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो यहाँ से बुलिशनेस की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक POI के बनने के बाद अगर मार्केट ने इस एरिया को और ये जो पेरेंट सपोर्ट एरिया है इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर ये हमारे पास बेसिकली यही ऑर्डर ब्लॉक इन्वर्ट होने के बाद इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक के तौर के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 8 आवर पे जो सिचुएशन चल रही है ये सब POIs आपके सामने मार्क्ड हो चुके हैं। लास्ट ये जो बुलिश PD array है हमारे पास, बुलिश फेयर वैल्यू गैप POI है, इसमें मार्केट ने टैप करके चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कर दी है। चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है और इसको अगर आप समझें, इसको अगर आप रीड करें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी और यहीं से रिजेक्शन ले ली, जो कि बेसिकली एक एग्रेसिवनेस की निशानी है कि मार्केट को अभी लिक्विडिटी की कोई परवाह नहीं है, इसको बस ऊपर जाना है, ये जल्दी है इसको जाने की। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नेचर्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आपको सिल्वर का साथ में फंडामेंटल भी समझ में आएगा। अगर सिल्वर या गोल्ड या कोई भी एलिमेंट या कोई भी एसेट क्लास को किसी भी डायरेक्शन में जाने की जल्दी है और वो लिक्विडिटी की परवाह नहीं कर रही तो फिर वो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक या PD array है उसके मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पाएगी।
ठीक है, ये एग्रेसिवनेस और ये सिग्नेचर आपको कब समझ में आएगा, जब आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हालात हज़रा पे आप नज़र रखेंगे और एक एलिमेंट या एसेट क्लास का अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया तो फिर आप टेक्निकल पे उससे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स को इस वक्त वो एक्सट्रीमली बुलिश हैं फंडामेंटली। तो जब वो एक्सट्रीमली बुलिश हैं फंडामेंटली, तो टेक्निकली हमें यहाँ पे क्या नज़र आना चाहिए कि मार्केट किसी भी पीडी अरे के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग ही ना दे सके। ठीक है, जब वो मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पाएगी, देखें यहाँ पे भी आपको मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही, उसके बाद मार्केट ने 2 दफ़ा विक बनाई पर तीसरी दफ़ा मीन थ्रेशोल्ड से नीचे जा ही नहीं पाई और चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी। ये क्या बताती है आपको कि भाई मार्केट बुलिश है एक्सट्रीमली। ठीक है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने अगर लिक्विडिटी पर्ज करनी है, अच्छी बात है, लिक्विडिटी पर्ज कर सकती है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की, लेकिन अगर वो नहीं करती और मीन थ्रेशोल्ड को स्वीप कर लेती है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश है और वो किसी लिक्विडिटी को पर्ज करना चाहती है या एक सर्टेन लेवल को अचीव करना चाहती है। वो जो भी जल्दी है उसको, वो हमें नहीं पता मार्केट मेकर्स कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की जल्दी हमें ये बताती है कि भाई मार्केट जो है वो 83.941 को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहती है और नया हाई बनाना चाहती है। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल, अब जिस तरह हमारे पास आज क्या है, वेंसडे है, तो फ्राइडे हमारा नॉन फार्म पेरोल है। अभी हमने इस फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह को भी डिस्कस करना है, अभी हमने इस तरह इसकी कोई इंपॉर्टेंस ऐसा डिस्कस नहीं की हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउएवर इस हफ्ते में हमारे पास नॉन फार्म पेरोल आ रही है फ्राइडे को। ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और ये वो न्यूज़ इवेंट्स हैं जिसमें मार्केट जो है वो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट को किसी भी साइड के ऊपर मूव करवा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल वीक कंसिडर किया जाता है। तो अब इस मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से अगर मार्केट को बेरिश ट्रेड करवा दिया जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो हमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल जो दोनों चीज़ें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई ये वाली हमारी बाय साइड लिक्विडिटी जो है ना, मार्केट को यहाँ पे जाने की जल्दी है। ठीक है, तो ये था हमारा 8 आवर का डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे हम करंटली सिल्वर की प्राइस को हम ये एंटिसिपेट करें कि मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी को की तरफ जाना चाहिए। ड्रॉन लिक्विडिटी जो है हमारा ये प्रीवियस हाई है। 6 आवर पे भी हम देख लेते हैं। 6 आवर पे देखिए आपको एक फेयर वैल्यू गैप ये नज़र आ रहा है 1 2 3 3 कैंडल्स के बीच में, पर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने के बाद किसी स्विंग हाई से ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं दी, बेसिकली यहाँ पे स्विंग हाई बन ही नहीं पाया। ठीक है, तो स्विंग हाई हमारे पास कहाँ पे है, वो हमें ये नज़र आ रहा है और उसके नीचे हमें ये एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। तो हम बेसिकली इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सीन है। तो ये फेयर वैल्यू गैप में नीचे वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है, ऊपर वॉल्यूम में बैलेंस है, और मार्केट ने यहाँ पे टैप करने के बाद स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर, ये स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग भी दी है। हमारा ये पीओआई बन चुका है। इस पीओआई में ट्रेड करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया है इसको, और ट्रेड करने के बाद लोएस्ट कैंडल हमारे पास ये थी और ये हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 6 आवर के ऊपर भी क्रिएट हो गई है सिल्वर पे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखें तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को मार्केट ने टैप करने के बाद क्या किया है कि इसके मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पाई, और यहाँ से ऐसे ही मालूम हो रहा है कि भाई इसको कोई जल्दी है ऊपर जाने की। ठीक है, और आप ये देखें कि मार्केट ने नीचे आते हुए जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप ये एक क्रिएट किया था,
इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने फौरी तौर पे इससे ऊपर क्लोजिंग देके इसको इन्वर्ट कर लिए, जो कि आपको एक और जल्दी की निशानी है दिखा रहा है कि मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया यहाँ पे, ये टैप हो गया हमारा पीओआई, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गई, जी बिल्कुल बन गई। उसके बाद मार्केट ने वापस रिट्रेसमेंट के ऊपर इस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर लिया, जी बिल्कुल टैप कर लिया, सॉरी इस ऑर्डर ब्लॉक को चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी को टैप कर लिया, जी बिल्कुल कर लिया। तो अभी तक यहाँ तक क्या समझ में आ रही है हमें? अभी तक हमें ये समझ में आ रही है, अगर हम यहाँ तक मार्केट को स्टडी करें, हमें ये नज़र आ रही है कि मार्केट ने ये वाला एक पीओ आया था जिसको क्रिएट किया और मार्केट ने इसको टैप कर लिया। ये टैप करते टाइम के ऊपर मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट किया, क्रिएट किया, और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप अभी रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। पर आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर आपको क्लोजिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो इसको नीचे जाने की जल्दी नहीं है। बेसिक ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, ये कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप बेसिकली इनके साइज से ना डर जाते हैं कि पता नहीं ये बड़ी कैंडल को खा जाएगी, लेकिन असल में इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना होता। आपको मार्केट का जो इंटेंशन है वो ख़ास चीज़ों से नज़र आती है, ठीक है। तो कैंडल के वॉल्यूम और इसकी एग्रेसिवनेस का आइडिया इसके नंबर ऑफ पिप्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स से नहीं लगाया जाता, इसके अंदर क्रिएट हुए हुए पीडीए रे से लगाया जाता है। तो अब यहाँ से हमने देखा कि मार्केट ने हमें एक फेयर वैल्यू गैप बेरिश ऑफर किया है, और इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर क्लोजिंग देती हुई हमें नजर आ रही है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई बेरिशनेस की कुछ जल्दी ही नहीं है अभी इसको, ठीक है। उसके बरक्स आप ये देखें कि अब मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस तो ली इस फेयर वैल्यू गैप से मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो निचला ऑर्डर ब्लॉक है या उससे निचला जो फेयर वैल्यू गैप जो पीओ आया है उसके मीन थ्रेशोल्ड के नीचे भी नहीं जा पा रही वो, और इसके ऊपर से चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफर कर रही है। तो फिर पलड़ा किसका भारी हुआ? बुलिशनेस का, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मार्केट को ऊपर जल्दी है जाने की, इसके लिए हो सकता है कि इस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे भी हमें क्लोजिंग ना मिल सके, मार्केट यहीं से बुलिश हो जाए, ठीक है। तो हमने फिर क्या देखा कि मार्केट यहाँ से मीन थ्रेशोल्ड तक भी नहीं जा सकी और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। और उसके बाद फिर बुलिश जब हुई तो उसने यही फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके इसी को इन्वर्ट कर लिया, और अब मार्केट को दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल्दी है उसको। तो वो एक के बाद एक नया पीडी एरे क्रिएट करती जा रही है, एक नया सपोर्ट क्रिएट करती जा रही है, और अब मार्केट बुलिश साइड पे जा रही है, जिसकी वजह से हम अब यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है बाय साइड लिक्विडिटी को कर लेगी पर्च, ठीक है। अब ये है 6 आवर का टाइम फ्रेम। अब 6 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए कि मार्केट ने बुलिश होते टाइम पे ये एक फेयर वैल्यू गैप दिया, और अब अगर मार्केट को जल्दी है बुलिश होने की तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, और इसको रहना चाहिए ब्रेक अवे गैप, खाली रहना चाहिए। और यहां पर 6 आवर की जो क्लोजिंग है ना वो हमें इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है। पता लगना चाहिए कि ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा और यहाँ पे रोक रहा है प्राइस को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या मीन थ्रेशोल्ड से नीचे मार्केट क्लोजिंग हो रही है इस 6 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे, या इसके ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है। इस तरह की हम कुछ चीज़ें यहाँ पे निशानियाँ मजीद देखेंगे, और ये निशानियों का मकसद ट्रेड नहीं है करना कि आपको ये नज़र आ गया तो उसके बाद फ़ौरन आप ट्रेड कर देंगे, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को एक्यूरेटली मार्क कर लेते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई मार्केट क्या करती है। ये वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड कर चुकी है, मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग आई हुई है अभी, जो कि बता रही है कि भाई इतनी जल्दी अभी इसको इस फेयर वैल्यू गैप के एतबार से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे एक दफ़ा ट्रेड कर सकती है, कुल लिक्विडिटी टारगेट कर सकती है, कुछ भी ये टारगेट किसी सेशन की लिक्विडिटी टारगेट कर सकती है, जो कि कर रही है इस वक्त। लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्राइस को नीचे जाने देता है, छोड़ देता है कंट्रोल। अगर छोड़ देता है
तो हमें पता चल जाएगा भाई क्लोजिंग आगे नीचे। अगर नहीं आ पाती क्लोजिंग, अंदर यहाँ पे क्लोजिंग आती है, तो हमें ये पता चल जाएगा भाई ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस को होल्ड कर रहा है और ये ज़्यादा कोई नीचे इसको आने नहीं देगा। अगर दोबारा भी कैंडल को बनी तो विक एक क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट बुलिश ही जाएगी। तो इस तरह से हम छोटी छोटी निशानियां देखते हैं प्राइस एक्शन के अंदर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट का रुझान किस साइड पे है, ड्रॉन लिक्विडिटी किस साइड पे है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें बेसिकली बायस एंड नैरेटिव एंड वो सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता है, ठीक है। पर कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है पीओआई से, पीडीआरए से, और उसके बाद फिर हम फर्दर उसकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखते हैं कि भाई अब मार्केट ने पीओआई टैप कर लिया, पीडीआरए एक और नया क्रिएट कर लिया, उसको भी टैप कर लिया, तो अब क्या चाहती है, कहाँ जाना चाहती है ये, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? आपने अक्सर देखा है पीओआई बनते हैं, पीडीआरएस बनते हैं और मार्केट वहां से रिएक्शन भी लेती है और फिर वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये ब्रेक होने वाला है या मार्केट का अभी रुझान जो है वो बुलिश साइड पे या बेरिश साइड पे है? वो इसी तरीके से रीड किया जाता है जैसे कि अभी हमने 6 आवर एंड 8 आवर को रीड किया है। अब जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे उसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी तक आपको ये लग रहा था शायद हमने जिस तरह रटा लगाते हैं ना किसी भी चीज़ का, या कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि आपने याद कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बस वैल्यूज़ डालेंगे और जवाब निकल आएगा हमारे पास। तो ऐसा नहीं है, अब आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है, ठीक है। तो ये लॉजिक सारी जो है ना ये बीच में यहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम लॉजिकल काम है। और लॉजिक कैसे बिल्ड की जाती है? वो ऐसे ही बिल्ड की जाती है जैसे हम यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्ड जैसे हम बिल्ड करने की कोशिश करें ऐसी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हैं और मार्केट के किसी भी काम करने से पहले हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करें कि अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा मार्केट ने किया तो हमें पार्टिसिपेट करने के अंदर बहुत आसानी होगी। और पार्टिसिपेट करते टाइम पे फिर हम चंद चीजें एक्सपेक्ट करेंगे और जब वो चीजें भी हो जाती हैं तो फिर आप सोचेंगे हमारा ट्रेड करते हुए कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रेड है वो नैरेटिव एंड बायस एंड डायरेक्शन के साथ बिल्ड होती है। वो ऐसे नहीं होता कि हम अचानक आए और ओहो हमें ट्रेड मिल गई, ओहो जल्दी से हमने ट्रेड कर लिया, ओहो पैसे बन गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को समझें, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक स्किल है जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं इसको सीखने की, और वो इसी तरह से मेहनत हमने करनी है तो हमें आएगी, ठीक है। तो आज हमने 8 आवर एंड 6 आवर को स्टडी कर लिया है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम फिर 6 आवर से नीचे 4 आवर 2 आवर 1 आवर एंड देन 15 मिनट 5 मिनट एंड देन फिर nth लेवल पे फिर हम जाके एंट्री लेवल के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि फिर हम नैरेटिव से अपनी एंट्री मॉडल तक कैसे पहुंचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई। इस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और जो फिर आपके क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।